हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करने वाले 30 जनवरी, जी हाँ 30 जनवरी के एसएससी जीडी एग्जाम में जितने भी जीके जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन समस्त यहाँ पे 80 क्वेश्चनों का, जी हाँ 80 क्वेश्चन बिल्कुल रियल एनालिसिस यहाँ पे मिलने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, यदि आज आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार के समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आप जो एनालिसिस देखकर, यदि आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो यहाँ पे एनालिसिस देखकर आप अपनी तैयारी प्रिपरेशन पूरी कर सके। तो चलिए बिना समय खराब करते हुए आज की शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं 30 जनवरी के जो प्रथम शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है? तो भारत में जो केंद्रीय बैंक का कर्तव्य है वह आरबीआई के द्वारा, जी हाँ भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यहाँ पे निभाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया 1 जनवरी 1949 को किया गया। जी हाँ 1 जनवरी 1949 को आरबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो जो यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है यह तो दोस्तों आपके आगे आने वाले एग्जाम में रिपीट हो ही सकता है। इसके साथ में इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द और कौन से क्वेश्चन बनते हैं वह भी आपको यहाँ पे मिलते हैं। इसीलिए दोस्तों आपको कहा जाता है कि वीडियो के अंत तक बने रहा करो और यहाँ पे जो एनालिसिस करवाया जाता है क्वेश्चन के आधार पर इसके आसपास के और क्वेश्चन किस प्रकार एग्जामिनर पुटअप कर सकता है वह भी यहाँ पे मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। कथक नृत्य किस धर्म से संबंधित है? जो कथक नृत्य की बात करते हैं तो ये क्लासिकल डांस ये है उत्तरी भारत, जी हाँ उत्तरी भारत का जो कि क्लासिकल डांस है या कहा जाए उत्तर प्रदेश, जी हाँ उत्तर प्रदेश का यह शास्त्रीय नृत्य है और ये वैष्णव धर्म से संबंधित है। यह आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? तो ये दोस्तों एक क्रिकेट के स्टेडियम है और यह है जो मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर, जी हाँ मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर कप्तान रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्रिकेट का खेल जो मैदान है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण की बात करते हैं तो जो चंदेल वंश के शासक हुआ करते थे उनके द्वारा यह जो निर्माण करवाया गया। कब करवाया गया? 1999 ईस्वी में राजा ढंगदेव चंदेल के द्वारा यह निर्माण करवाया गया था और यह जो खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और ये जो कंदरिया महादेव का मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित है, यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। रबी की फसलों के लिए इनमें से कौन सी वायु सही होती है? तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, उनमें दोस्तों जो महावत ऑप्शन था, महावत ऑप्शन को कहा जाए या जो स्थानीय शीतकालीन वर्षा होती है रबी की फसल के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो महावत भी दोस्तों जो सर्दियों में वर्षा होती है उसका स्थानीय नाम है। अगले क्वेश्चन पूछा गया है, गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो प्रमोद सावंत, जी हाँ प्रमोद सावंत 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं या वर्तमान मुख्यमंत्री की बात की जाती है तो वह 13वें नंबर के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है। और बात करते हैं कि गोवा के राज्यपाल कौन है? तो जो श्रीधरन पिल्लई राजन है, जी हाँ PS श्रीधरन पिल्लई राजन है जो कि गोवा के राज्यपाल है। और बात करते हैं गोवा की राजधानी की, तो जो गोवा की राजधानी है पणजी है, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे आने वाली शिफ्टों में ऐसे क्वेश्चन सब सकते हैं। और दोस्तों एक फैक्ट के ऊपर बात करते हैं जो है कि गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? जो 30 मई 1987 को जो 56वां संविधान संशोधन होता है उस संविधान संशोधन के माध्यम से गोवा को जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यह भी दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन छप सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2012 से 2017 के बीच कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो हम बात करते हैं 2012 से 17 के बीच में तो 12वीं पंचवर्षीय योजना आती है और ये भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना होती है। और दोस्तों आप सभी को पता है 2015 के अंदर नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है और यहाँ पे जो नीति आयोग की स्थापना के बाद से ही पंचवर्षीय योजनाओं का जो समापन हो जाता है। तो यहाँ पे आपको यह जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है यह भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना है, ये आपको पता होना चाहिए था। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सोनपुर पशु मेला किस राज्य में लगता है? तो दोस्तों जो सोनपुर पशु मेला है यह विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला है और ये जो दोस्तों बिहार के सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा से लगने वाला मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। जी हाँ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर बिहार में जो लगता है वह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो पूछा गया है फुल फॉर्म से NRLM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो NRLM की फुल फॉर्म होती है नेशनल रूरल लिवली मिशन होता है जिसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कहा जाता है। तो दोस्तों यह फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा गया था। अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से संबंधित है। जो धनगरी गजा है महाराष्ट्र के सबसे रंगीन पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है। तो धनगरी गजा जो नृत्य शैली है यह जो महाराष्ट्र से संबंधित है, आपको यह भी पता होना चाहिए था। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो है साइंस से। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो जो लाइसोसोम होता है उसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना दोस्तों आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की जाती है और यह कब की जाती है? 31 मार्च 1867 को, जी हाँ 31 मार्च 1867 को जो
यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसका उद्देश्य क्या था। तो जो यहाँ पे आत्माराम पांडुरंग ने जो प्रार्थना समाज की स्थापना की, उसका उद्देश्य था कि एक भगवान में विश्वास करना और केवल एक भगवान की पूजा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों इस उद्देश्य के साथ 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। चलिए अगले इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 का प्लासी का युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसको हराया था। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो प्लासी का युद्ध होता है, ये प्लासी का युद्ध 1757 के अंदर होता है। 23 जून 1757 को भागीरथी नदी के किनारे प्लासी स्थान पर यह युद्ध होता है। इसमें एक तरफ तो दोस्तों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बात करते हैं वह थी बंगाल के नवाब की सेना। और दोस्तों इस युद्ध के अंदर 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो कंपनी की सेना ने जो वहां बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया था। तो यह दोस्तों 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। अब बात करते हैं दोस्तों, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि रेड्डी के जो रेड्डी नाम भेजा गया है कि किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों जिस भी व्यक्ति के नाम के पीछे रेड्डी आता है तो वह हमेशा कुचिपुड़ी, जी हाँ, कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होने वाला है। कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होने वाला है। और कुचिपुड़ी नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। जी हाँ, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य, यह भी आपको पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी के रेड्डी के अलावा और कौन से जो व्यक्ति हैं जो प्रमुख नर्तक हैं, उनमें आता है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, इंद्राणी रहमान, श्रीमती गद्दाम पद्मजा रेड्डी। यह है जो कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं जिन व्यक्ति के पीछे रेड्डी है वह हमेशा कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित होने वाले हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान है। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय प्रत्येक नागरिक का एक मौलिक कर्तव्य है। जी हाँ, मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं भारत के संविधान के जो भाग नंबर 4 क में यह प्रदान किए गए हैं। और 51 क के बात करते हैं, आर्टिकल 51 क के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करे। तो दोस्तों यहाँ पे आर्टिकल 51 के तहत यहाँ पे सबको अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करे। इसी के साथ दोस्तों भारत के संविधान की पालना करे, इसके आदर्शों एवं जो संस्थानों की राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना यह एक मौलिक कर्तव्य बताया गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। तो 2011 की जनगणना के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। तो हरियाणा का था। तो दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो हमारे द्वारा विशेष सेशन लिए गए थे, चाहे वह पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का हो, इसके अलावा दोस्तों जो सेंसस जनगणना का भी विशेष सेशन लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों वंश व संस्थापक, जी हाँ, वंश व संस्थापक का भी यहाँ पे विशेष सेशन लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों हर राज्य के राज्यपाल की बात की जाए, सीएम की बात की जाए या गवर्नर की बात की जाती है, इसका भी एक विशेष सेशन लिया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो पर्व, जो भारत के प्रमुख पर्व त्योहार है, इसका विशेष सेशन भी लिया गया है। ये समस्त सेशन दोस्तों एसएससी जीडी की एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए लिए गए हैं। यहाँ से दोस्तों हर शिफ्ट में, प्रत्येक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से छप रहा है। तो यदि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 टॉपिक है, तो आप यदि चाहते हैं एग्जाम में 5 नंबर कवर करना, बिल्कुल 100% कवर करना, तो आप यहाँ पे जाकर हमारे द्वारा लिए गए विशेष सेशन जो कि हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बिल्कुल यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट बताए गए और यहाँ से दोस्तों जो पढ़ाया गया है वहां से ही दोस्तों आगे आने यहाँ पे एग्जाम में जो शिफ्ट में क्वेश्चन भी छप रहे हैं। तो चाहे आप देख पा रहे हैं कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना का संपूर्ण टॉपिक उसमें समावेश किया गया है। तो आप वहां जाकर बिल्कुल देखकर यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। जी हाँ, सबसे कम हरियाणा का है। सबसे अधिक की बात करते हैं तो वह केरल का है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं हैं। तो हरियाणा का दोस्तों 879 महिलाएं हैं। जबकि केरल की बात करते हैं तो 1084 है, जो कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है। सबसे कम जो निचले स्थान पे आता है वह हरियाणा 879 के साथ आता है। इसी के साथ हम बात करते हैं यूटीज में, यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं तो उसमें सबसे कम लिंगानुपात 718 दमन दीव का होता है। और हम बात करते हैं कि भारत का ओवरऑल लिंगानुपात कितना है, तो भारत का ओवरऑल बात की जाती है तो 943 भारत का ओवरऑल लिंगानुपात है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। आगे आने वाले शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन सब सकते हैं, तो यहाँ से कवर करके जाइएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे। तो भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान की बात करते हैं तो दोस्तों जब भारत ने पहला स्वर्ण पदक जीता उस समय भारत के कप्तान जसपाल सिंह मुंडा थे 1928 में। और जब भारत दूसरी बार गोल्ड मेडल जीतता है तो उस समय जो यहाँ पे एक भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे वह थे साहेब बुखारी थे। और तीसरे दोस्तों जो 1936 में जो भारत स्वर्ण पदक जीतता है उस समय जो भारत के कप्तान थे वह थे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद थे। और यहाँ पे जो 1948 में भारत जब गोल्ड जीतता है उस समय कप्तान किशन लाल थे। तो दोस्तों यहाँ पे आज भारत की टीम के पहले कप्तान पूछे गए हैं। तो अब आगे आने वाली शिफ्ट में दोस्तों भारत के दूसरे, तीसरे और चौथे कप्तान भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये फैक्ट कवर करके जाइएगा। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं जो है मणिका बत्रा का संबंध किस खेल से है। तो
दोस्तों मणिका बत्रा है, भारत की मशहूर टेबल टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने 2018 में जो गोल्ड कोस्ट में, जी हाँ गोल्ड कोस्ट में इन्होंने महिला एकल बैडमिंटन जो टेबल टेनिस है इसमें यहाँ पे स्वर्ण पदक जीता था। और इसको दोस्तों जो यहाँ पे 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर 6 अगस्त 2021 को, जी हाँ 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदलकर यहाँ पे राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर दोस्तों हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के नाम पे कर दिया गया। तो यह नामकरण 6 अगस्त 2021 को चेंज किया गया था। ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, जो दोस्तों जनगणना से पूछा गया है, सेंसस से पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का था। तो सबसे कम साक्षरता दर की बात करते हैं तो वह बिहार का है। जी हाँ, सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। सबसे अधिक की बात करते हैं तो केरल का है। पुरुषों में सबसे अधिक की बात करेंगे तो वह भी केरल का है। महिलाओं में सबसे अधिक की बात करेंगे तो वह भी केरल का है। तो ये दोस्तों ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर यहाँ पे 61.60% थी। इसमें पुरुषों की बात की जाती है तो 71.5% है, जबकि महिलाओं की है जो दोस्तों 51.58% है। तो ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन होता है वह छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत ही वह हिस्सा है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का पाचन होता है। और वैसे दोस्तों यदि पाचन की बात की जाती है कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है, तो पाचन की शुरुआत तो दोस्तों मनुष्य के मुख से ही हो जाती है। तो यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 2022 के सर्वेक्षण के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। तो 2022 में जो सर्वेक्षण किया गया है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, तो उसके अनुसार 2021 तक भारत की औसतन साक्षरता दर थी वह 77.7% थी, जबकि 2021 में भारत की यहाँ पे पुरुष साक्षरता दर 84.70% है और महिला साक्षरता दर 70.30% है। तो यह फैक्ट सब पता होना चाहिए। आखिरी पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, तो जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वह 2012 से 2017 तक ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। और ये दोस्तों आप सभी को पता है 2015 में जो नीति आयोग की स्थापना कर दी जाती है और इसे जो यहाँ पे योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजनाएं चलवाई जाती थी उसको समापन कर दिया जाता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास करना यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था। तो चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो हम बात करते हैं 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1974 से 78, जी हाँ 1978 तक रहता है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह रोजगार स्तर में वृद्धि करना, गरीबी कम करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना इसका मुख्य लक्ष्य रखा गया था। लेकिन बात करते हैं गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, इस पंचवर्षीय योजना की मुख्य 2 विशेषताएं थी। तो जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी मुख्य विशेषता इस प्रकार थी कि गरीबी उन्मूलन या कहा जाए गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक होती है, इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन में दिया गया था छठ पूजा। छठ पूजा में सूर्य देव की यहाँ पे उपासना की जाती है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। तो यहाँ पे जब कभी भी अल्पसंख्यकों का नाम आता है तो हमारे सामने आता है आर्टिकल 29। जी हाँ, आर्टिकल 29 के अंदर अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा के संबंध में बताया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, MS स्वामीनाथन पैसे से क्या थे। तो MS स्वामीनाथन आप सभी को पता है एक भारतीय कृषि विज्ञानी थे और इन्होंने दोस्तों यहाँ पे हरित क्रांति में इनका काफी योगदान है। अगला क्वेश्चन है, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई किस नृत्य से संबंधित है। तो मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई है जो भरतनाट्यम नृत्य की नृत्यांगना है। और भरतनाट्यम दोस्तों आप सभी को पता है तमिलनाडु का क्लासिकल डांस या कहा जाए शास्त्रीय नृत्य है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, महात्मा गांधी किस वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। तो दोस्तों जो महात्मा गांधी है वह 1915 में भारत लौटते हैं और वह 9 जनवरी 1915, जी हाँ 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं। और इसी दिन दोस्तों जो भारत लौटते हैं गांधी जी 9 जनवरी को, इसी को 9 जनवरी को दिन जो होता है भारत में प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाया जाता है। जी हाँ 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, निचले सदन लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों भारत के संविधान में उल्लेख इस प्रकार से है कि अधिकतम 552 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जा सकते हैं। लेकिन वर्तमान जो यहाँ पे हम बात करते हैं संसद में लोकसभा सदस्यों की संख्या तो 545 है। तो यहाँ से आज क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, केरल साहित्यिक अकेडमी पुरस्कार 1974 में किसे मिला था। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केरल साहित्य अकेडमी पुरस्कार 1974 में PK बालकृष्णन को दिया गया था और उनकी पुस्तक 3 नजन उरुंगटे के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, दिसंबर 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे। तो दोस्तों यहाँ पे 2022 तक जो यहाँ पे जो राज्यपाल के बारे में पूछा गया पश्चिम बंगाल के, तो उनका नाम है CV आनंद बोस। जी हाँ CV आनंद बोस को 23 नवंबर 2022 से यह
जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ के स्थान पे इनको बनाया गया है, यह भी अन्य फैक्ट के रूप में आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बारबोर्न स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बारबोर्न स्टेडियम दोस्तों आप सभी को पता है कि यह महाराष्ट्र मुंबई में एक क्रिकेट का मैदान है और यह दोस्तों मुंबई में स्थित है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, मिल्खा सिंह को 2016 में कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो मिल्खा सिंह को 2016 में भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे 2016 के पुरस्कार पूछा जा सकता है। तो इन्हें दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी पुटअप हो सकता है कि मिल्खा सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? तो 1959 में जो मिल्खा सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह का उपनाम है फ्लाइंग सिंह के नाम से भी ये मशहूर है और ये दोस्तों यह भारत के मशहूर फील्ड स्प्रिंटर थे। जी हाँ, मशहूर फील्ड स्प्रिंटर थे और इन्हें फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की शासक महारानी एलिजाबेथ प्रथम से एक चार्टर प्राप्त किया जिसे पुरु के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त था? तो हम बात करते हैं कि जो 1600 ईस्वी में, जी हाँ 1600 ईस्वी में अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1600 ईस्वी में रिपोर्ट के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार प्राप्त किया, जो कि इंग्लैंड की शासक जो महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा यह प्राप्त किया था। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, त्रिपुरा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों त्रिपुरा में विप्लव देव के स्थान पे जो माणिक शाह है, जी हाँ माणिक शाह को 2022 में यहाँ पे जो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब बात करते हैं नवंबर 2022 तक नीति आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे नीति आयोग। जी हाँ, नीति आयोग आज के दिन में दोस्तों काफी दोनों शिफ्टों में पूछा गया है। तो हम बात करते हैं आगे आने वाली शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए कि नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में अध्यक्ष इसका नरेंद्र मोदी है। उपाध्यक्ष की बात की जाती है तो वर्तमान उपाध्यक्ष इसके सुमन बेरी है। जी हाँ, सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष है। सीईओ की बात की जाए, मुख्य कार्यकारी अधिकारी की बात की जाए तो परमेश्वरम अय्यर, जी हाँ परमेश्वरम अय्यर को जो नीति आयोग का यहाँ पे सीईओ नियुक्त किया गया है। तो ये समस्त फैक्ट आपको पता होना चाहिए। और फुल फॉर्म की बात करते हैं, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? तो यहाँ पे नीति आयोग की फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति, जो दोस्तों यहाँ पे इसका नाम फुल फॉर्म है। तो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा युद्ध हुआ था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो इसका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक इसका कार्यकाल रहता है। और दोस्तों इस कार्यकाल के मध्य ही 1971 में जो भारत पाकिस्तान के मध्य, जी हाँ भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध होता है। और यहाँ पे बात करते हैं 1974 की, तो 1974 में एक ऑपरेशन किया गया था स्माइलिंग बुद्धा। जी हाँ स्माइलिंग बुद्धा है जो कि यहाँ पे ऑपरेशन किया गया था। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने वाले हैं कि जो यहाँ ऑपरेशन किया गया स्माइलिंग बुद्धा, यह किसके लिए किया गया था? तो दोस्तों हम बात करते हैं जो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया जाता है पोखरण के अंदर, वह स्माइलिंग बुद्धा के नाम से 1974 में किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों 49वें मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं तो वह आते हैं यूयू ललित। जी हाँ यूयू ललित, उदय उमेश ललित है जो कि यहाँ पे 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि इनका कार्यकाल दोस्तों कुछ दिन का ही था। तो अब इनका कार्यकाल जो 9 नवंबर 2022 को समाप्त हो चुका था और ये 27 अगस्त से, जी हाँ 27 अगस्त से 9 नवंबर तक ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रहते हैं। अब इनके स्थान पे जो भारत का 50वें मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो वर्तमान में दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश है वह 50वें नंबर के हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। और कौन है? धनंजय डी.वाई, जी हाँ डी.वाई चंद्रचूड़ को भारत का 50वां मुख्य न्यायाधीश या वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। डी.वाई की फुल फॉर्म है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है, तो यह भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों सिंधु नदी यहाँ पे चेमायुंगडुम ग्लेशियर से निकलकर दमचौक में प्रवेश कर चिल्लास से बाहर निकलती है और इधर आकर अरब सागर में, जी हाँ अरब सागर में आकर अपना जल छोड़ती है। तो अब इसकी दोस्तों एक तो होती है दाईं ओर से मिलने वाली नदी, एक होती है बाईं ओर से मिलने वाली नदी। तो हम बात करते हैं सिंधु नदी के प्रमुख बाईं किनारे से सहायक नदियां। तो दोस्तों बाएं किनारे की बात करते हैं तो इधर से झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, जास्कर ये नदियां जाकर मिलती है। और दाईं ओर की बात करते हैं तो यहाँ से गिलगित और काबुल नदियां आकर मिलती है। तो यह समस्त नदियां आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का था? तो दोस्तों सबसे कम साक्षरता दर की बात की जाती है तो बिहार का था। तो दोस्तों बिहार की सबसे कम साक्षरता दर थी। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं, 2020
2020 टोक्यो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया था? तो हम बात करते हैं 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था, इसका आयोजन अभी हाल ही में जो किया गया है, जो कि 23 जुलाई से 8 अगस्त तक किया गया था। और दोस्तों इसमें बात करते हैं ये 32वां संस्करण था और यह इसमें 205 देशों के 11,000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया और 33 खेलों में भाग लिया। और जो इन 33 खेलों की कितनी स्पर्धाएं की करवाई गई? तो 339 स्पर्धाएं टोटल करवाई गई थी। चलिए आज क्वेश्चन पूछा गया है रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी है जो कि क्रिकेट खेल से संबंधित है। अब बात करते हैं क्रिकेट से संबंधित अन्य ट्रॉफियां, जिनमें आता है सीके नायडू ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, देवगढ़ ट्रॉफी, कोच बिहार ट्रॉफी, जीडी बिरला ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। ये क्रिकेट की प्रमुख ट्रॉफियां हैं। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मौर्य शासक सम्राट अशोक की मृत्यु कब हुई? तो मौर्य शासक सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व होती है। इनका जन्म 300 से 400 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र पटना में होता है। इनकी शासन की अवधि की बात की जाती है तो 269 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। इनके पिता का नाम बिंदुसार था, माता का नाम रानी धर्मा या सुभद्रा था इनका माता का नाम। अब बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वह है बतुकम्मा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो बतुकम्मा त्योहार एक पुष्पों का त्योहार है जो मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और ये हर साल जो यह त्योहार है सातवाहन कैलेंडर के अनुसार 9 दिनों के लिए मनाया जाता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी? तो हम 2011 की जनगणना दोस्तों आप देख पा रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन पुटअप हो रहे हैं। तो मेरा आपसे एक बार फिर से निवेदन है, यदि आपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ पे जनगणना की क्लास नहीं ली है तो यदि आप चाहते हैं आपके आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है और आप अपने 2 नंबर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारा ये विशेष सेशन ले सकते हैं जिसका नाम है जनगणना। जी हाँ, जनगणना का टॉपिक यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं 2011 की जनगणना कितने चरणों में संपन्न हुई थी? तो 2011 की जनगणना 2 चरणों में संपन्न होती है। और दोस्तों बात की जाती है कि ये भारत की ओवरऑल बात की जाती है तो 15वीं जनगणना थी और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं। जी हाँ, स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना थी। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की बात करते हैं तो वह अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है केरल। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको फैक्ट बताए गए हैं या आपके आगे आने वाले शिफ्टों में हम जो आपको देखने वाले हैं तो यहाँ से बिल्कुल ये फैक्ट कवर करके जाइएगा। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नवंबर 2022 में नरेंद्र मोदी ने किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था? तो जो राजस्थान में जो मानगढ़ धाम है, जी हाँ, अभी हाल ही में राजस्थान के मानगढ़ धाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। मौलिक अधिकार कौन सी संविधान संशोधन से 7 से 6 कर दिए गए? तो दोस्तों हम बात करते हैं जो मूल रूप में जो भारत के संविधान का जो भाग 3 है, जी हाँ, भाग 3 के अंदर यहाँ पे जो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन यहाँ पे जो 44वां संविधान संशोधन किया जाता है उसमें जो संपत्ति का अधिकार था उसे हटाकर उसे 301 अनुच्छेद के अंतर्गत रख दिया जाता है और इसे कानूनी अधिकार के रूप में रखा जाता है। अभी वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या वह 6 है, जिनमें पहला आता है समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल 14 से 18 के मध्य है। स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं वह 19 से 22 के मध्य है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से आर्टिकल 23 और 24 में है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो दिए गए हैं वह आर्टिकल 29 और 30, 29 और 30 में दिए गए। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात करते हैं तो वह आर्टिकल 32 में प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों ये समस्त 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कृष्णा अय्यर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? कृष्णा अय्यर भरतनाट्यम से संबंधित है और भरतनाट्यम दोस्तों आप सभी को पता है कर्नाटक का एक शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन है नटनी का चबूतरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो नटनी का चबूतरा दोस्तों राजस्थान के उदयपुर में जो पिछोला झील के किनारे पर नटनी का चबूतरा बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? भोजन का पाचन दोस्तों मुख से शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? तो फिक्की की फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जो कि इसकी फुल फॉर्म है। अब बात करते हैं फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो फिक्की के जो प्रेसिडेंट है संजीव मेहता इसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन है मार्शल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो जो मार्शल नृत्य है केरल का। जी हाँ, केरल की एक मार्शल आर्ट के रूप में दुनिया का सबसे पुराना मार्शल आर्ट रूप माना जाता है। जी हाँ, जो मार्शल नृत्य है, इस मार्शल नृत्य आर्ट है, यह सबसे पुराना मार्शल आर्ट रूप माना जाता है। इसे सभी मार्शल आर्टों की मां के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, सभी मार्शल आर्ट की मां के रूप में इसे जाना जाता है और ये केरल राज्य का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आईसीआर के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो आईसीआर के वर्तमान में अध्यक्ष की बात की जाती है तो अध्यक्ष प्रेसिडेंट
त्रिलोचन महापात्र है। जबकि महानिदेशक की बात की जाती है तो हिमांशु पाठक इसके वर्तमान में महानिदेशक है। अगला क्वेश्चन है, नब्बाना या नवन्या उत्सव किससे संबंधित है? यह दोस्तों एक बंगाली फसल उत्सव है और यह बांग्लादेश से संबंधित है। लेकिन जो बांग्लादेश के जो पास में हमारे पड़ोसी राज्य है उनमें भी यह त्योहार काफी धूमधाम से मनाया जाता है। यह पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम में मनाया जाता है। तो यह क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में कितने स्तरीय कोशिका झिल्ली होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी कोशिका झिल्ली, जी हाँ, दोहरी कोशिका झिल्ली होती है, या डबल मेम्ब्रेन बाउंड्री जो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट में होती है। और केंद्रक भिन्न कोशिका की जो झिल्ली होती है, केंद्रक बिना जो कोशिकांग होता है उसे राइबोसोम कहा जाता है। तो यह फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। भूकंप पृथ्वी की कौन सी प्लेट में आता है? तो भूकंप जो पृथ्वी की जो क्रस्ट होती है, जी हाँ, क्रस्ट के अंदर ये आता है भूकंप। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 में जो साइमन कमीशन भारत आता है। तो दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है वह है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियां किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो दोस्तों हम बात करते हैं कि यहाँ पे के कर्तव्य एवं शक्तियां है वह आर्टिकल 139 से संबंधित है। और दोस्तों बात करते हैं के सीएजी है, जो सीएजी आर्टिकल है भारत के संविधान के आर्टिकल 148 148 से संबंधित है। इसमें इसकी नियुक्ति, शपथ व सेवाएं हैं। 149 में जो के की दोस्तों कर्तव्य शक्तियां वर्णित है। और साथ ही बात करते हैं कि जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य शक्तियां और सेवा जो अधिनियम 1971 के अधिनियम में भी शामिल है। अगला क्वेश्चन है, सरहुल कहाँ का त्योहार है? तो सरहुल दोस्तों जो त्योहार मनाया जाता है वह झारखंड में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने बात की 30 जनवरी के, जी हाँ, 30 जनवरी की समस्त शिफ्टों में पूछे गए जीके के 80 क्वेश्चन, जी हाँ, पूरे समस्त 80 क्वेश्चन पे हम यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वह 100% रियल है। दोस्तों हमारे द्वारा आपको जो वीडियो दिया जाता है उसमें बनाने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे 100% जो भी कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा वह 100% रियल और ऑथेंटिक होने वाला है। तो आप इसमें किसी प्रकार से संशय नहीं करना है, आपको बिल्कुल 100% रियल क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा। और वास्तव में वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले दिन अगले शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। जय हिंद, जय भारत।